Hello student, how are you? I hope all are fit and fine. In last video we were doing about the non-food crops and today we will do about fiber crops. Got it? Fiber crops, cotton, jute, hemp, natural silk are four major fiber crops grown in India. आज हम फाइबर क्रॉप के बारे में करेंगे। ठीक है, फाइबर में क्या होगा? फाइबर क्या होता है? रेशा। ठीक है, छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं। उन धागों को किस तरह से ग्रो किया जाता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, आज हम उसके बारे में करेंगे। तो इंडिया में है जो मेन फाइबर हैं, उस फाइबर में क्या है? कॉटन है, जूट है, हेम्प और नेचुरल सिल्क, चार मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जिसके बारे में हम चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट थ्री आर ड्राइव्ड फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन द सोइल। जो जूट, कॉटन और हेम्प, ये तीनों कहाँ पर उगाए जाते हैं? ये मिट्टी में उगाए जाते हैं। ये फाइबर ऐसे हैं जिनको मिट्टी में ग्रो किया जाता है। लेकिन सिल्क जो ऐसा फाइबर है जो बाय वॉर्म जो कीड़े होते हैं, वॉर्म होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें से ग्रो किया जाता है, उसका वहाँ से प्रोडक्शन लिया जाता है। और ये कहाँ से? द लैटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो उनका रेशा होता है, लार्वा वो बनाते हैं, उससे वो लिया जाता है, ककून से लिया जाता है। फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मेलबरी। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो ककून्स हैं, जो सिल्क वॉर्म है, वो सिल्क वॉर्म ज़्यादातर मेलबरी जो सहतूत होता है, सहतूत के पेड़ पर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मेलबरी के जो पत्तों पर ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ से उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उनके अंदर से वो फाइबर निकाला जाता है। और इस तरह की एग्रीकल्चर को या सिल्क के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, उसको सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फाइबर के बारे में करेंगे, कॉटन। यहाँ पर सिल्क के बारे में हो गया है, कॉटन है। कॉटन बहुत ही फेमस और मेन रॉ मटेरियल है हमारी टेक्सटाइल कंपनी के लिए। जो कपड़ा मार्केट है, कपड़ा जो फैक्ट्रियाँ हैं, मिल हैं, उनके लिए मेन क्रॉप है कॉटन। ठीक है, इंडिया इज़ बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया को क्या है? कॉटन का, कपास का घर माना गया है। एक्चुअल में जो सबसे पहले कॉटन जो मानी जाती है कि वो इंडिया में ही ग्रो हुई थी। ठीक, और ये मेन किसका है? मेन सोर्स किसका है रॉ मटेरियल में? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। गॉट इट? 2008 के जो डाटा है उसमें क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। अब हमारे पास बहुत सारे क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मे बी इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। याद करने के लिए आपके लिए ये बहुत ईजी रहेगा कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बहुत सारी क्रॉप्स में। कॉटन के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी सॉइल है वो कौन सी सॉइल होनी चाहिए? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल का जो एरिया है, ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलेगी? जो हमारे प्लेटू हैं, डेक्कन प्लेटू का एरिया है, वहाँ पर है ये। ठीक है, और टेम्परेचर किस तरह का? इसके साथ ही कोस्टल जो एरिया है हमारा, महाराष्ट्र, गुजरात के आसपास का एरिया है, वहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है, कॉटन की कल्टीवेशन होती है। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में क्या ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, तो ब्लैक सॉइल में इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर इसके लिए हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। और इसका जो ड्यूरेशन पीरियड है, हर जो मैच्योर होने का पीरियड है, यानी कि पकने का जो पूरा टाइम है वो 6 to 8 मंथ है। इसलिए ये है मई में ग्रो की जाती है, मई के आसपास, मई जून में, जब जायद का जो हमारा टाइम पीरियड रहता है ना, जायद क्रॉप्स का, तो ये उसी टाइम पे की जाती है। लेकिन ये खरीफ का पार्ट है। गॉट इट? इसका पैटर्न है वो खरीफ कहलाएगा। उस टाइम पे ग्रो की जाती है और हार्वेस्टिंग होती है इसकी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है।
मेन स्टेट कौन से हैं इसके? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पर प्रोडक्शन होता है कॉटन का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जूट। जूट का अनदर नेम क्या है? गोल्डन फाइबर। इसको सुनहरा रेशा भी बोला गया है। जूट है जो कहाँ पर ग्रो किया जाता है? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, बहुत ही उपजाऊ भूमि जो होती है वहाँ पर किया जाता है। ठीक है। फ्लड प्लेन वेयर सॉइल, जहाँ पर फ्लड प्लेन बाढ़ भी ज़्यादा आती है, इस तरह की मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए? टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और एरिया का क्या है इसका ग्रो करने का? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। जूट का आप समझते हो इसका यूज़ है वो कि कहाँ कहाँ पर होता है जूट का यूज़? तो जूट का यूज़ है बैग, मैट, रोप्स, यार्न, कारपेट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट हाई होने के कारण, क्योंकि ये लेबर ज़्यादा मांगता है, जूट से जो भी हम सामान बनाएंगे उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, इसलिए क्या होता है जो जूट का सामान होता है उसकी कॉस्ट हाई होती है। ठीक है। इसलिए इसकी मार्केट अदर फैब्रिक के, अदर फाइबर से इसकी मार्केट कम है। ठीक है। तो इस तरह ये हमारे जूट के बारे में हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह से हुआ है एग्रीकल्चर में और किस तरह के इंस्टीट्यूशनल सुधार हुए हैं उसके बारे में है। तो इसमें सारे में क्या है, इसमें क्या है कि जो इंडिया है वो बहुत साल पहले से 1000 ईयर एगो इट प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या होती है, इंडिया में है बहुत पुराने टाइम से ही खेती हो रही है। ठीक है। खेती हो रही है तो पहले किस तरह से होती थी? पुराने जो रिसोर्सेज हैं उनसे होती थी, बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं। रिसोर्सेज पुराने यूज़ होते थे, इरिगेशन है वो पूरे पार्ट में अवेलेबल नहीं था। ठीक है। मेन जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड थे? रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थे, मानसून के ऊपर डिपेंड थे कि जहाँ पर मानसून ज़्यादा है वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स होती है कि जब वहीं पर ज़्यादा फसलें होंगी जहाँ पर बारिश होती है। जहाँ पर बारिश ही नहीं होती वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी क्रॉप्स नहीं होती थी, सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन ही वहाँ पर होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिफॉर्म के साथ बहुत सारा ऐसा एरिया है जो बैरन एरिया था और वहाँ पर भी अब क्या है, फार्मिंग होने लगी है। ये सारा किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? जो हमारे टेक्निकल रिफॉर्म हुए हैं उसका रिजल्ट है। ठीक है। इंडिया में क्या है, अप्रोक्सीमेट 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? खेती के ऊपर डिपेंड। ठीक है। खेती इसीलिए उसको सस्टेन करने के लिए, उसको जीविका देने के लिए क्या है, इसमें सुधार किए गए। सुधार की ज़रूरत हुई क्योंकि जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफ़िल करनी थी। तो फुलफ़िल कैसे होगी? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होगा? जब हम उसमें कोई ना कोई सुधार करेंगे तभी एग्रीकल्चर में किसी भी तरह का सुधार, तभी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया? सुधार के लिए क्या किया गया था? जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं, सुधार हुए हैं, उसमें क्या है, कलेक्टिविटेशन किया गया, कंसोलिड किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉरपोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। ये सारे सुधार किए गए। यानी कि कलेक्टिवेशन कैसे किया गया? जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, कई ऐसे लैंड थे जहाँ पर किसी तरह की खेती नहीं की जाती थी, उन सबको इकट्ठा किया गया और प्रॉपर जो फार्मिंग लैंड की शेप दी गई। ठीक है। इसके साथ जो जमींदारी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रिफॉर्म, सुधार।
जमींदारी प्रथा का कैसे एबोलिश किया गया कि जो पहले क्या होता था पुराने टाइम में कि गांव में कुछ बड़े जमींदार लोग होते थे, यानी कि जो खेती की ज़मीन है उनके पास बहुत ज़्यादा होती थी और कुछ के पास कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, यानी कि एक के पास बहुत ज़्यादा है और एक के पास कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें सुधार करते हुए उनसे वो ज़मीनें ले ली गई और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई अदर फार्मर्स को, अदर किसानों को, दूसरे लोगों को उनको दे दिया गया कि अब इस तरह से कोई लैंडलॉर्ड जमींदारी प्रथा नहीं रहेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या, ये बहुत बड़ा सुधार साबित हुआ और ये सारा कब हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद ये सुधार शुरू किए गए। ठीक है, और दूसरा इसमें सुधार क्या था स्वतंत्रता के बाद, जो आज़ादी के बाद जो रिफॉर्म हुआ है, दूसरा है 5 ईयर प्लान। आज़ादी के बाद क्या हुआ था, जो सबसे पहले जो योजना बनाई गई कि हमें देश का विकास कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, तो उसमें सबसे पहले किसे रखा गया, एग्रीकल्चर को ही रखा गया था कि हम पहले 5 सालों में जो सुधार करेंगे वो सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्च होगा वो कृषि के सुधार पर ही होगा। तो 5 ईयर प्लान में जो मेन फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर पर ही किया गया था कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम फर्टिलिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, जो भूमि है, जो लैंड है, उसका जो फर्टिलिटी पावर है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा किस में रखा गया, 5 ईयर प्लान में रखा गया। उसके बाद है गवर्नमेंट ने लॉ बनाए गए, कानून बने हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इम्प्लीमेंटेशन किस लिए हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कानून बनाए गए, कानूनों के ऊपर पालन करने के लिए बोला गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया। लेकिन क्या रहा कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वीकनेस दिखाई गई, बहुत ही लैक पॉइंट उसमें रहा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में जो भी कानून बनाए गए थे उसको लागू करने में बहुत देरी रही। इसलिए जो आज़ादी के बाद 1950 में 1950 में जो रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हुए थे, ठीक है, उसका रिजल्ट कहाँ 60 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन इम्प्लीमेंट वो लेट हुए हैं, इसलिए इम्प्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगा। जो रिफॉर्म्स थे उनको इम्प्रूव होने में टाइम लगा और वो इम्प्रूवमेंट कब देखी गई, 1960 के डिकेड में, 1960 से 70 के दशक में उसको देखा गया। और इसी डिकेड में क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हमारे सामने आया था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। अंडरलाइन इट ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुई थी, इंक्रीज हुआ था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। इसके साथ ही जो हमारे कैटल हैं, जो हमारे पालतू पशु होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, और जो दूध देने वाले हैं, ठीक है, दूध देने वाले हैं, गाय भैंस वगैरह हैं, तो उनके ऊपर भी काम किया गया, उनको भी अप्रिशिएट किया गया साथ के साथ एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है, उसके प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे एग्रीकल्चर में जो इम्प्रूवमेंट हुई, एग्रीकल्चर जो इंक्रीज़ हुआ उसको बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन, और जो मिल्क के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुई है, जो उसमें वृद्धि हुई है, उसको बोला गया वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये दोनों साथ साथ चली हैं, पैरेलल ही चली हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहा, थोड़ा सा इसके डेवलपमेंट में जो ये डेवलपमेंट हुई है ये पूरे ऑल ओवर एंटायर इंडिया में ना होकर कुछ एरिया में हुई, इंडिया के सभी भागों में नहीं हुआ इसका विकास, कुछ एरिया में हुआ इसका। उस टाइम पर 1960 और 1970 के बीच में जो डेवलपमेंट हुई है ये पूरे भारत में ना होकर कुछ एरिया में हुई है। लेकिन
क्या हुआ 1980, 1980 और 1990 के बीच में कम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिएटेड। बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा ऐसी योजनाएं बनाई गई जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके डेवलपमेंट में योगदान दे सकती है, अपना रोल प्ले कर सकती हैं। तो इसमें क्या रहा था, सबसे पहले इंश्योरेंस किया जाने लगा। जो प्रोग्राम चलाए गए उसमें क्या था, इंश्योरेंस किया जाने लगा। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल जो रिफॉर्म हुए हैं उसमें फसलों का इंश्योरेंस किया जाने लगा कि सूखा होगा, बाढ़ होगा या साइक्लोन, कोई चक्रवात वगैरह आएंगे, फायर या कोई डिसीज़ लग जाती है, बीमारी लग जाती है फसलों में, या किसी तरह से आग वगैरह लग जाती है, तो इसमें क्या होगा, सरकार के द्वारा सहायता दी जाएगी। लेकिन उन्हीं लोगों को सहायता मिलेगी जो इंश्योरेंस करवाएंगे। इंश्योरेंस कहाँ पर होंगे, ग्रामीण जो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, वो जो लोन वगैरह, इसके साथ ही जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस करवाएंगे ये उन्हीं को प्रोवाइड होगा। इसके साथ ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी है वो किस लिए बनाई गई, वो लोन देने के लिए बनाई गई कि लोगों को सहायता मिल सके, ताकि वो जो अपने टेक्निकल जो भी इक्विपमेंट उनको खरीदने हैं, जो भी साधन उनको खरीदने हैं अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, वो लोन लेकर खरीद सके। ठीक है, उसके साथ ही गवर्नमेंट ने और क्या रिफॉर्म किए हैं, उसमें कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये दूसरी स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई, जिससे जो जितने भी फार्मर हैं वो उसका लाभ ले सके। ठीक, इन बहुत सारे सुधारों के साथ ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके साथ ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस किए गए, ताकि जो लोग हैं, पहले क्या होता था कि वो अपनी ज़मीन, जो फसल का रेट होता था वो मनमाने दामों पर ही वो लोग बेचते थे, यानी कि वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करते थे। जिसके पास जो भी क्रॉप है ना, तो उसका वो प्राइस है वो अपनी मर्जी से डिसाइड करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिए गए, यानी कि इससे कम कीमत पर कोई भी व्यक्ति अपनी फसल को नहीं बेच सकता या इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, इस तरह के गवर्नमेंट के रिफॉर्म से जो जितने सुधार हुए हैं सरकार के द्वारा, जो सहायता दी गई है लोगों को, इससे बहुत बड़े लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखी गई, डेवलपमेंट देखी गई कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, और टेक्नोलॉजी जो यूज़ होने लगी उसके बारे में है कि बड़े लेवल पर मॉडर्न जो इक्विपमेंट थे, मॉडर्न टूल थे, उनका यूज़ किया जाने लगा, किस लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू एंड दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।